अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सर लिम्फो फिजियोथेरेपी सेंटर आप चला रहे हैं यहाँ पे जगमान इनक्लेव में रोशन नगर। हाँ, रोशन नगर में वार्ड नंबर 24 फरीदाबाद में। वार्ड नंबर 24 या फरीदाबाद में। तो कितने समय से आप यहाँ चला रहे हैं और क्या क्या फिजियोथेरेपी की किस तरह से आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे जो ये लिम्फो फिजियोथेरेपी है, करीब यहाँ पे हमारा 7 साल हो गया कि चलाते हुए। और हमने जब स्टार्ट की थी यहाँ पे, तो हमने ये देखा कि लोगों को हेल्थ से संबंधित कोई अवेयरनेस नहीं है इनमें। लोग यहाँ पे जो 30-30, 40-40 रुपये वाले जो डॉक्टर्स हैं वहीं पे जाते थे, चाहे किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, इवन दो कि उनको बुखार भी होती है या सर्दी खांसी जुकाम होती है, इसके लिए भी वो डिपेंड हो जाते हैं वो छोटे छोटे डॉक्टर्स के ऊपर। इट्स ओके, ये तो मान लिया कि ठीक है कि बुखार सर्दी खांसी जुकाम के लिए डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको मान के चला जाए कि कमर की दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो स्पॉन्डिलाइटिस की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। अगर वो ब्लॉकेज नहीं निकलेगा और फिर भी उसको दबा दिया जाएगा दर्द की दवा लेकर के, ऑब्वियसली इसके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा और वो आ जाएगी और क्रॉनिक हो जाएगी और लॉर्डोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो लिम्फो फिजियोथेरेपी क्या करता है कि जहाँ वो गांठें बनती है, जिस तरह से लिम्फेटिक गांठें बनती है, तो वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से नीचे की एरिया में काफ़ी दर्द होती है, जिसे शैटिका पेन कहते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये यहाँ स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ऐसे में लोगों की इस बात की अवेयरनेस नहीं है। उनकी गांठें बनी हुई है, पीछे गांठें बनी हुई है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें इंजेक्शन लगवाना है, हमें दर्द की दवा, क्योंकि हमें दर्द बर्दाश्त नहीं है। तो हम इस लिम्फो फिजियोथेरेपी में क्या किया, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को हम लोग पूरी तरह से एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जैसे कि आपका ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड के जब सर्कुलेशन होता है तो करीब 20 लीटर जो ब्लड होता है वो पूरा हमारे मतलब शरीर के अंदर पूरे सर्कुलेटरी एरिया के अकॉर्डिंग चलता रहता है। लेकिन इसमें 17 लीटर ही जो हमारे जो फ्लूइड होता है वो हार्ट में पहुंच पाता है। 3 लीटर जो फ्लूइड होता है वो गंदा फ्लूइड होता है, जिसे इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और वो भी तो जाएगा चाहे हार्ट में, नहीं तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो उसको जाने के लिए एक और हमारा पथवे होता है, एक और, जिससे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ अगर वो लिम्फ जो वहाँ से जा रहा होता है तो आगे जाके वो लिम्फ नोड में, और आगे जाके फिर वो हमारे जो लिम्फ ड्रेनेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ होता यूँ है कि जब लिम्फ जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो जगह जगह गांठें बनने लगती हैं। जो जगह जगह गांठें बनती है तो वहाँ से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी जो ब्रेन से रिलीज हो रहे होते हैं वो वहाँ से नहीं जा पाता है। तो अब देखते हैं कि जगह गांठें बन जाती है, इन गांठों के वजह से ही नीचे के एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन भी नहीं, इवन दो कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाता, जिससे इस्केमिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी को हम लोग ऑस्टियोपैथी और लिम्फो फिजियोथेरेपी के तहत उस सर्कुलेशन को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, उसको हम ऑस्टियोपैथी के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपको मेरे पास में कुछ वो है, हम दिखाएंगे आपको। बेटे आप इधर आ जाओ जरा। अब ये देखिए, यहाँ गांठें बन जाती हैं, इस जगह पे गांठें बन जाती है। तो हमें क्या करना होता है, इसको हम पहले तो इसको पूरी तरह से हम स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करके ब्लड का सर्कुलेशन ओके करते हैं। अगर वो गांठें मान लो कि आगे जाके सर्कुलेशन में इम्पैक्ट करती है या सर्कुलेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत करती है, तो इसे हम तोड़ना होता है। तो ये लिम्फ जो होती है ब्लड में मिल जाती है, और जब ये ब्लड में मिल जाती है तो आगे जाकर सर्कुलेशन आसानी से ब्लड कैपिलरीज के अंदर पहुंचती है और हार्ट में फिर दोबारा पहुंच जाती है। तो होता यूँ है कि लिम्फेटिक अगर सर्कुलेशन को ओके रखा जाए तो हमारी सारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या उसका स्वतः ही आपको समाधान हो जाएगा।
अब क्या होता है, लिम्फ जो होता है इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अगर हमारा लिम्फ जो होता है जिसमें टी सेल्स और बी सेल्स होती है, टी सेल्स का काम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होता है जिसे हम पैथोजन कहते हैं, वो बाहर से आ रही होती है, ठीक है, तो उससे लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है और एक मार्कोफेजेस बनाता है, और मार्कोफेजेस बना के या तो उस बैक्टीरिया वायरस को निगल जाता है या उसे खा जाता है, जिसे हम फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, निगल तो जाता है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन वो फिर क्या करता है कि स्प्लीन के पास में छोड़ देता है, और स्प्लीन के पास में वो रुक जाता है, जिससे स्प्लीन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब ऐसी प्रक्रिया में बी सेल्स को काम करना होता है, हमारे लिम्फोसाइट्स के बी सेल्स को काम करना, बी सेल एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, और बी सेल्स जब एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है तो ऐसे में उस बैक्टीरिया और वायरस के लिए शुरू हो जाता है कि उस एंटीबॉडीज को ख़त्म करना है, और एंटीबॉडीज को ख़त्म, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी सही होनी चाहिए। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे सही होगी जबकि हम इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, हर बात पे तो हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई दे दो कि हम ठीक हो जाएं। अरे अपनी इम्यूनिटी को जगाओ ना। आज देखते हैं कि आज से अगर हम 70 साल पहले जाएं, 50 साल पहले भी जाएं, तो लोग उतने जल्दी मरते नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशियस डिजीज होती थी, कैंसर हो गया, टीवी हो गया, और एक तरह से मतलब हल्ला हो जाता था कि ये डिजीज आज के डेट में आम हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आज के डेट में हम ना पूरी तरह से आलसी हो गए हैं, हम अपनी मूवमेंट नहीं है, हम अपने भूल गए। हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, मसल्स मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और इस तरह से धीरे धीरे हमारी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घर कर गई हमें। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन पे हम दोबारा आ रहे हैं, इसीलिए मैंने लिम्फेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट की कि आपकी अगर लिम्फ सही रहेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो खुद ही आप अपनी बीमारी से लड़ सकती हो। हमारा शरीर एक्टिव है। आप देखो बाहर के जो जानवर होते हैं, बाहर आप पहुँचो आप कहीं भी, तो जानवरों को देखते हो आप, उन जानवरों के पास में कैसी इम्यूनिटी, कौन सी दवा होती है? कोई दवा नहीं, प्रकृति ही उसको बचाती है। प्रकृति में आप देखो अगर खून में उनको मतलब चोट पहुंचा तो पानी में जाकर के वो लगते हैं, मिट्टी में जाकर के वो लेते हैं, और सीधे खूब चाटते हैं, जीवा से चाटते हैं। अब कुत्ते को आपने देखा हो, जाकर चाट के उस घाव को ठीक कर लेता है। लिम्फ संबंधित आपने बातें बताई, हाँ, जैसे कि अभी महामारी चल रही है कोरोना काल, इसमें क्या कहा जा रहा है, जो अपनी पावर, शारीरिक शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है हमारी, वो ही इस वायरस से लड़ सकती है। तो आपकी बताई हुई बातें क्या कोरोना वायरस में भी अपनी योगदान दिखाती है, महत्वपूर्णता बताती है, क्या उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैंने जो आपको बात बताई लिम्फेटिक सर्कुलेशन, आज हम लिम्फ के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं। आज जो बैक्टीरिया और वायरस या पैथोजन को मारने के लिए जो वैक्सीन्स बन रही है, वो किस लिए? हमारी एक्टिव इम्यूनिटी को जगाने के लिए। हमारी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, हमारी जो सेलुलर इम्यूनिटी है, उस तो काम कर रही है, जो कि हमारे जो मार्कोफेजेस बनाते हैं, जिसमें आपका ये हो गया, आप न्यूट्रोफिल्स है, लाइजोसोम्स है, वो उसे मारती तो है, इट्स ओके, वे मारती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मार पाती। इसीलिए एडेप्टिव इम्यूनिटी जो मेमोरी के रूप में रह जाती है, हमारे मेमोरी के रूप में रह जाती है कि कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया फिर हावी हो तो फिर उसे ख़त्म करती है। तो आप ये करें, कोरोना वायरस जो इस समय आया हुआ है, क्यों घर कर गया कोरोना वायरस, क्या कारण है? हमने खुद उसको आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सही है ही नहीं। हर बात पे तो दवाई खाते हैं, जो भी हो। अरे एक सर दर्द हो, अरे यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें एक डिस्प्रिन ला के दो। ठीक है, आपने डिस्प्रिन तो खाया, आपकी थोड़े सर दर्द ठीक हुआ, क्योंकि आपका वो क्या होगा कि ब्लड आपका थोड़ा थिन हो गया, पतला हो गया, इट्स ओके। लेकिन कब तक अगर ब्लड पतला हुआ तो पतला हुआ, उसके साथ से इन्ग्रीडियंट्स उसके साथ जाना चाहिए, जो हमें न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए। आरबीसी के था वो तो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा, नितांत कमी होने, इस्केमिक प्रॉब्लम होगी, अकड़न जकड़न तनाव तो रहेगी, और धीरे धीरे हमारे सेल्स डैमेज होने लगेंगे। अब यहाँ पे हम आप करें कोरोना वायरस की बात की, इस समय अब इस कोरोना वायरस को ऐसे मान के चलो कि हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमारे सिपाही तैनात है, इस ओके, उनके पास में कुछ हथियार तो है, लेकिन उससे भी बढ़ के हथियार चाइना के पास, चाइना ने अटैक कर दिया, लेकिन वो हथियार हमारा काम नहीं किया वहाँ पे थे। चाइना के जो सैनिक है वो पूरी हथियार उसके साथ आप आएंगे और उस पर वो अटैक
करेंगे, अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो सैनिक है उसे लड़ नहीं पाएंगे और वो घर कर जाए, हमारे देश में कूद जाएंगे और कूद करके हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे और आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय संपदा को भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। तो यही होता है कोरोना के साथ में। अगर कोरोना ने अटैक किया तो वो क्या दिखता है, इम्यूनिटी, हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसी है। कोरोना हमारे सेल्स के ऊपर अटैक कर रही है, रिसेप्टर्स हमारे वो एन प्रोटीन जो होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, उसे ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हमारी एक्टिव इम्यूनिटी भी तो जगती है, लेकिन वो जग तो रही है, लेकिन हम उससे सुला देते हैं। कैसे? एक दर्द की दवाई लिया, बुखार हुआ है भाई, क्यों बुखार हुआ है, दर्द की दवा, आप पैरासीटामोल ले लिए, तो पैरासीटामोल से आपने बुखार को तो दबा दिया, इन्फेक्शन को नहीं दबाया। इसी वजह से कोरोना वायरस आज घर कर गया। हर जगह पे आप देख रहे हैं इस बार सिंड्रोम क्रिएट करता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्रिएट करता है। सिंड्रोम का मतलब होता है कई सारे रोगों के लक्षण एक इकट्ठा हो जाए। एक रोग तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस ओके कि हमें सर्दी खांसी है, इस ओके हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बुखार भी हुआ, जुकाम भी हुआ, सिर दर्द भी हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कब कौन किस को करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो हमारी काम नहीं कर रही ना, जो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी चाहिए वो तो हमारी लो है। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी लो है तो कौन जीतेगा, वायरस जीतेगा, ना कि हम जीतेंगे। और क्या होगा, अंततः हो सकती है कि हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़े या मृत्यु तक हो सकती है। सर, आपका कहने का मतलब ये तो नहीं जिसको एक बार कोरोना महामारी हो गई, कोरोना वायरस उसके अंदर फैल गया, तो वो जब ठीक हो जाता है तो उसके अलावा भी उसके लक्षण के साथ साथ और भी कई तरह की बीमारियां जन्म लेना शुरू कर देती है। बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि देखियो कोरोना वायरस ने तो घर किया, ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि कोरोना वायरस क्या करती है, अपने जैसे म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देती है, अपने जैसा वायरस बनाना शुरू कर देती है कोरोना वायरस, है ना। अब जब अपने जैसा वायरस बनाना शुरू कर देती है तो हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करती है, हमारे इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करती है। अब क्या होता है कि जब मार्कोफेज, मैंने आपको बताया कि मार्कोफेजेस जनरेट करती है टी सेल्स, और टी सेल्स जब मार्कोफेजेस जनरेट करती है तो इंटरल्यूकिन एक तरह के हार्मोन निकालती है जिसे साइटोकाइन प्रोटीन कहते हैं। ये साइटोकाइन प्रोटीन बी सेल्स को एक्टिव करने के लिए निकलती हैं, बी सेल्स को एक्टिव करने निकलती है। तो ये साइटोकाइन प्रोटीन सिंड्रोम स्ट्रॉम शुरू हो जाता है, स्ट्रॉम तूफान शुरू हो जाता है। तो ऐसे में तो ये कोरोना को मारने के लिए आपने कहा कि डेक्सामेथाजोन या क्लोरीन की दवाइयाँ या रेमडेसिवियर आप चला रहे हैं, जो भी ये दवाई कोरोनिल वगैरह और ये स्पुतनिक वगैरह ये सब दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, ये कोरोना के ही दवाइयाँ हैं, ठीक है, इसो के मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये कोरोना पे उतना अटैक नहीं करती जितनी हमारी अपने सेल्स के ऊपर अटैक करती है। अब क्या हुआ कि कोरोना के लिए जो इंटरल्यूकिन हार्मोन निकला, जो आपका ये हमारे सेल्स के ऊपर, जो अच्छे सेल्स है उसको मारना शुरू कर देती है, तो हमारे सेल्स वैसे ही डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो इससे लड़ने की जो इम्यूनिटी है वो भी हमारी कम हो जाएगी, और इम्यूनिटी जब कम हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, वो कोरोना जीतेगा, ना कि आप जीतेंगे। अब रही बात प्लाज्मा थेरेपी की बात चलती है, तो विटामिन बी जो ये क्या कहते हैं, बी सेल्स जो होती हैं यही प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर के एंटीबॉडीज बनाती है, और एंटीबॉडीज बना करके ये एंटीबॉडीज ही क्या करती है, इस पे हावी होकर एपिटोप बनाती है, और एपिटोप पैराटोप बनाकर उसे जकड़ के उसे खा जाती है। इस ओके, यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया बैक्टीरिया, इस ओके मैं मान लिया कि न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या वैक्सीन के ऊपर डिपेंड रहना इतना ठीक है? अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम अपने सारे जो भी हमारी सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, तो हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, आपकी भी क्वेश्चन के जवाब मैं दे रहा हूं कि यहाँ ज़रूरत है हमारे अपने एक्टिव इम्यूनिटी को सही करना, स्ट्रॉन्ग करना। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन पीरियड होता है इसमें कि आपका मतलब कि कोरोना जो है 14 दिन के अंदर अपना लक्षण सामने लेके आता है। आप देखते हैं ना, इसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण सामने आते हैं जिसमें कि एसिम्टोमेटिक लक्षण सामने आते हैं, कोई उसके अंदर लक्षण नहीं है, फिर भी वो कोरोना का पेशेंट है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में, जिस तरह से कोरोना महामारी होती जा रही है, लोग किस तरह से फिजियोथेरेपी की तरफ बढ़े, हॉलिस्टिक वे थेरेपी की तरफ बढ़े, और जो दवाइयां हैं जो शरीर को नुकसान देती हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और कोरोना महामारी को किस प्रकार हराया जा सकता है फिजियोथेरेपी के माध्यम से, जरा उसके बारे में क्या संदेश आप देना चाहते हैं?
देखिए सर, एक्चुअली क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, लोगों को अपने शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले कि हमारा शरीर जो है वो, जैसे हम देखिए कि मशीन के कल पुर्जे पार्ट के बारे में जानकारी रखते हैं ना, कि ये अगर पार्ट पुर्जा खराब होगा तो इसको मैंने ये करना है, और इसमें हमें जानते हैं ग्रीसिंग के लिए, इसके लिए हम क्या इसके लुब्रिकेंट्स डालते हैं तब वो मशीन चलती है, उसके रख रखाव मेंटेनेंस करते हैं ना, तो शरीर को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आप देखो ना, आज के डेट में क्या है कि हम ना अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारा जो बैलेंस फूड है, उसके हट करके जंक फूड, फास्ट फूड और बर्गर, चाउमीन, मोमोज, पिज्ज़ा आज के शैली में हमारे लाइफस्टाइल में शामिल हो गया है। तो सबसे पहला जरूर है कि हेल्थ अवेयरनेस, कि हेल्थ के प्रति अवेयर होना, अपने शरीर के बारे में नॉलेज रखना। हर बात पे दवाई खाना क्या ज़रूरी है? हर बात पे दवाई नहीं खाना। उस अपने देखो, अपने शरीर को देखो, शरीर के अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको जज करो, उसको सामने लेके आओ, और सामने लेके आओगे निश्चित रूप से देखो, कोरोना क्या, किसी भी तरह की भयंकर से भयंकर महामारी को भी हम परास्त कर सके। आज टीबी, कैंसर तक को भी परास्त कर चुके हैं। तो ये कोरोना क्या है? कुछ नहीं है। हमें अपनी इम्यूनिटी को जगाना है, और इम्यूनिटी जगेगी तो किसी तरह की कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी नहीं है तो कितनी भी वैक्सीनेशन आ जाए कोई काम नहीं करेगी। तो ट्यूमर की बीमारी भी आप खत्म करते हैं? देखिए, ट्यूमर की बीमारी कई तरह की होती है। इसमें क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है आज के डेट में, ट्यूमर जनरेट तो हो रहा होता है लेकिन पता नहीं चल पाता है कि मतलब कि ये ट्यूमर है। अभी हमारा एक पेशेंट है, उनको मतलब ट्यूमर हो गया था, घुटनों के अंदर ट्यूमर हो गया था, और इसके वजह से मतलब उनको क्या हुआ कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ा। अब मैं इसके बारे में, मेरे पास सारी एविडेंस हैं, ठीक है। तो घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ा, और घुटनों के ऑपरेशन कराने के बाद वो लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, जो कि सही से चल रही थी, अपनी जीवन याप मतलब कि हर खुशियों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक थी, आज के डेट में वो मतलब सही से अपने नीचे पैर नहीं रख पाती थी, है ना। आप सही से मतलब पैर को मोड़ नहीं पाती। अब उस स्थिति को, आप वस्तु स्थिति को समझो कि वो कैसी उसकी स्थिति होगी। लेकिन अब क्या है कि उसको ट्यूमर ही जनरेट हुआ उसके अंदर। अब ब्रेन के अंदर ट्यूमर बनता है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं होता। एक हल्का सा आपको फीवर आएगा, या थोड़ा सा आपको यहाँ दर्द सा महसूस होगा, हल्का सा आपको दर्द होगा, लेकिन इसको आपने इग्नोर किया। जैसे आपने किसी भी बीमारी को इग्नोर करते हैं तो आगे जाके वो भयंकर रूप ले सकता है। ट्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन एक्टिव हो। लिम्फेटिक सर्कुलेशन को हमें एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अब लिम्फेटिक सर्कुलेशन हमारा एक्टिव रहेगा तो किसी भी तरह का कोई ट्यूमर जनरेट होगा ही नहीं। लेकिन अगर लिम्फेटिक सर्कुलेशन एक्टिव नहीं रहे तो ट्यूमर क्या, किसी भी तरह की भयंकर प्रॉब्लम हो सकती है। आप माइग्रेन की बात करते हैं, और साइनस माइग्रेन, इसको लोग आज के डेट में आम समझ लेते हैं। कोई भी दवा लिया, डिस्प्रिन, कॉलस्प्रिन, इकोस्प्रिन ले लिया, चलो यार माइग्रेन से ओके। लेकिन आगे जाके माइग्रेन भयंकर रूप ले लेता है, और इतना भयंकर रूप लेके कि हमारे ब्रेन की नसें भी फट जाती है, जो कैपिलरीज होती है फट जाती है। तो मैं तो उन्हीं ऐसा ये कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा, आप हॉलिस्टिक की तरफ बढ़ो। हॉलिस्टिक हेल्थ फॉर ऑल, हमारा यही ध्येय है, हमारा यही उद्देश्य है, और हमारा यही मोटो भी है आगे जा कर के। और इसी के लिए मैं मतलब सतत प्रयत्नरत रहूँगा कि लोगों को हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाए। हॉलिस्टिक हेल्थ फॉर ऑल। और मेरे पास कुछ एविडेंस है जो लोग ठीक हुए हैं, आप देख सकते हैं, मेरे इस मोबाइल पे मेरे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से ठीक है, घुटनों के नीचे एक साइटिका नर्व्स निकलती है, और ये साइटिका नर्व्स किसी वजह से दब जाती है तो नीचे एक प्रॉब्लम आती है। अब एक ऐसी दर्द होती है, मतलब असहनीय दर्द होती है, और इसको लोग मानते नहीं है, और तुरंत कोई ना कोई दर्द की दवा ले लेते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारा सारा सिस्टम इम्पैक्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या, लिम्फेटिक सर्कुलेशन ऑस्टियोपैथी के द्वारा इसको ठीक करते हैं, लिम्फोफिजियो के थ्रू। लिम्फोफिजियो के थ्रू क्योर निश्चित है, क्योर है। काफ़ी रोग, इवन दो कि कैंसर तक को भी ठीक किया सकता है, फर्स्ट स्टेज के कैंसर को, टीबी तक के भी हमने पेशेंट को हमने लिम्फोफिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक किया। आप देखो, कमर दर्द हो गया, घुटनों के दर्द, साइनस, माइग्रेन, डिस्क की समस्या, किडनी की समस्या, हृदय रोग की समस्या, किसी भी समस्या को हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर हम सतत प्रयत्न करें तो। कहते हैं कि पत्थर के ऊपर है ना रस्सी खींची जाए ना, तो रस्सी न पत्थर के ऊपर निशान मार देगी, और एक समय ऐसा आएगा कि पत्थर भी टूट जाएगा। तो करत करत जड़मती होत सुजान, रस्सी अवध जात है और सिलवट पड़े निशान। तो मैं ये सर, अगर किसी का लीवर डैमेज हो जाए तो उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कब्ज बाईबादी की अगर आपको समस्या है ना,
तो लीवर के ऊपर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने मतलब लीवर डैमेज है, फिर भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग लीवर डैमेज आप क्या कर रहे हैं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा और आप ये मटन और चिकन ये सब खा रहे हैं, तो लीवर के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन दो कि हमारे जो आंतों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, पहला तो। दूसरे, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। लीवर का काम दो तरह का होता है। पहला काम होता है कि एसिड जो अमोनिया होती है, अतिरिक्त अमोनिया को बिलिरुबिन, एल्बुमिन को सिक्रीट करके उस अमोनिया को हम ब्लड यूरिया में कन्वर्ट करके टॉक्सिनेशन को बाहर निकालना, पहला काम, जिससे एसिड ज़्यादा जनरेट ना हो और आंतों में छाले ना पड़े, पहला काम। दूसरा, लीवर क्या काम करता है कि पचाने के लिए पित्त का सिक्रीशन करता है, और इस पित्त के अंदर एल्कलाइन ज़्यादा होता है, बहुत सारा एल्कलाइन होता है। उस एल्कलाइन से हमारा खाना पचता है, आसानी से पच जाता है। अगर लीवर डैमेज होता है तो दोनों काम नहीं करेगा। क्या होता है कि लीवर भी डैमेज है, फिर भी आप शराब का सेवन कर ले लीवर डैमेज और फिर भी आप क्या कहते हैं, आपने मटन और चिकन ये सब दबा के ले लिया, तो लीवर पे अतिरिक्त दबाव तो पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट सीधे हमारे आंतों पे भी पड़ेगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे भी पड़ेगा। तो लीवर डैमेज है तो सबसे पहले ब्लड का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। ब्लड के शुद्धिकरण के लिए नीम, करेला, जामुन रस का सेवन कर सकते हैं आप, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मैं सबसे अच्छा बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया धनिया और पुदीने का पानी। हमेशा सबको बताता हूँ धनिया पुदीने का पानी, क्योंकि धनिया पुदीने का पानी एक सप्लीमेंट्स के रूप में काम करता है। कैसे? क्योंकि क्या होता है कि जो ये धनिया और पुदीना है, एल्कलाइन को मेंटेन, आप लोग भी समझिए इस बात को। अगर धनिया पुदीना अगर आप पी रहे हैं तो कभी भी लीवर की समस्या नहीं, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट, ये एक अगर हमारा पित्त नहीं निकल रहा है ना, तो ये पित्त के रूप में काम कर जाता है धनिया पुदीने का पानी। तेज पत्ते के पानी से मैंने स्क्लेरोसिस के पेशेंट को भी ठीक किया। तेज पत्ते के पानी से बड़े प्रॉब्लम जो कि साइटिका की पेन है उनको भी ठीक है, क्योंकि एल्कलाइन मेंटेन होता है। हमारा पीएच वैल्यू जो होता है 80 और 20 के रेंज में होता है, यानी 80% हमारा एल्कलाइन होता है और 20% हमारा एसिड होता है। किसी कारण में 80% अगर हमारा एसिड हो जाए और 20% एल्कलाइन हो जाए तो बहुत सारे रोगों का कारक बन सकता है। तो हमें दूसरा काम ये करना है कि सौंफ, इलायची और कलौंजी इसका पानी पीना है। क्यों? इसकी लॉजिक है, सौंफ और इलायची एल्कलाइन मेंटेन किया, और कलौंजी के अंदर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए हिस्टामिन हार्मोन निकलता है, जो हमारे किडनी से निकलता है, नॉरएपिनेफ्रिन, न्यूरोएपिनेफ्रिन हार्मोन, जो कि इसको स्टिमुलेट करके के और ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर जो गाढ़ापन होता है, किसी तरह कोई दिक्कत है, उसको वो थिन करके बाहर निकालता है, और इससे लीवर पे अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा और लीवर आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं, कि डाइट कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप डाइट कॉन्शियस ना होंगे तो कितनी भी दवाइयां आप खा लें, कितनी भी दवाइयां खा लें, आपके शरीर पे असर नहीं। आपने लोगों को सुना भी होगा, इतनी दवाइयां तो खा लिया लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? डाइट कॉन्शियस तो हो नहीं। आपने ये दवाई खा लिया, वो दवाई खा लिया, लेकिन फिर भी चाउमीन, मोमोज, बर्गर और राजमा के बिना तो बात ही नहीं बनते। राजमा के बिना तो बात ही नहीं, पनीर के बिना तो बात ही नहीं बनी। किसी भी साथ आज थोड़ा सा खा लिया, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी आप लोग के। तो देखिए, मैं आज हर एक डॉक्टर, आज आप देख रहे हैं कि आप एशियन में चले जाओ, अपोलो में, चाहे कहीं भी, डाइट कॉन्शियस नहीं, डाइट के बारे में नहीं, क्योंकि वो पता है कि वो बीमार होकर हमारे पास आने वाला है। आज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, हमें यहाँ अपने स्वार्थ को पूरा नहीं करना कि आप हमारे पास आएँ और पेशेंट बन के आए। हम चाह रहे हैं आप ठीक हो जाए और आपके हेल्थ को और ठीक करने के लिए हम सतत प्रयत्न करें।